हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड है। इस वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे कंसेप्ट्स को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पार्ट भी बनाया था मैंने जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसका बीच का डिफरेंस क्या है, और इसके साथ साथ हमने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग को भी पढ़ा था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए, ब्रांचेस कितने तरह की होती है। अकाउंटिंग यानी कि जो ब्रांचेस हैं यानी शाखाएं हैं वो कितने तरह की हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंटिंग बता रखी है, जैसे कि पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और इसके साथ साथ कुछ एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग, इस तरह की अकाउंटिंग भी होती है। तो आज हम इस सारी अकाउंटिंग को समझेंगे, ब्रांचेस को। तो पहली ब्रांच है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये रिलेटेड है किससे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और फाइनेंशियल नेचर के होते हैं दोस्तों। यानी कि ऐसे नेचर के ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, मॉनेटरी नेचर के हैं, पैसे से संबंधित हैं, मनी से रिलेटेड हैं, और उनको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में। यानी एक सिस्टम वाइज काम चलता है दोस्तों। और क्या पता चलता है, क्या सर्टेन क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट का पता चलता है या कितना बिजनेस में लॉस हुआ इसका पता चलता है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। सो दोस्तों, एक जो भी ओनर होता है या बिजनेस का जो मालिक है वो कैपिटल लगाता है और बदले में वो जानना चाहता है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस उसको हुआ बिजनेस में। सो फाइनेंशियल पोजीशन जानने का वो पूरा हकदार है बिजनेस का। नाउ फाइनल स्टेप्स क्या क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। देखिए, पहले तो प्रिपरेशन ऑफ P&L प्रिपरेशन की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसको स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहा जाता है कंपनी अकाउंटिंग में, और इसके साथ साथ बैलेंस शीट बनकर तैयार होती है। ये फाइनल स्टेप्स हैं, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब दूसरी समझते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब लागत से मतलब है। इट एनालाइज द एक्सपेंडिचर। ये एनालाइज क्या करता है? खर्चों को एनालाइज किया जाता है। क्या निकालने के लिए? सो एज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट। हमें पता करना होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है या पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है किसी गुड्स और सर्विसेज की। देखिए, एक कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसकी एक सही कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि कितना लागत आई उस प्रोडक्ट को बनाने में। यानी कितने, एक पेन अगर बनाया जा रहा है तो उस पेन को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना उसको लेबर चार्ज देना पड़ा उसको बनवाने के लिए। यानी कि तरह तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को बनाने में या सर्विसेज को रेंडर करने में, तो उसकी कॉस्ट निकालनी ज़रूरी होती है। तो कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म, उसको कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है और एक फिक्स किया जाता है प्राइस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, क्या मदद करता है? कंट्रोलिंग में मदद करता है कि यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में मदद करता है, साथ साथ कम करने में मदद करता है, रिड्यूस करने में, और प्रोवाइड कराता है नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। सो अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी कॉस्ट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? यानी इट इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये रिलेटेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से, साथ ही साथ इन ऐसे मैनर में दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट की बहुत मदद होती है। क्या करने में? प्लानिंग करने में, फोरकास्टिंग करने में, बजट में, कंट्रोल करने में, एंड द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, सब में मैनेजमेंट के ये सब फंक्शंस ही तो हैं। भाई पॉडस्कॉप जो फंक्शन था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। एंड डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट
अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको बात कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक पार्ट है, एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो डील करता है किससे, कॉस्ट को असरटेन करने से, कॉस्ट को निकालने से, उसकी टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की, और साथ ही साथ कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस करने से। अच्छा, चौथा जो आपका अकाउंटिंग है, ब्रांच है, कौन सी है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। जैसे कि यहाँ पे बात आ गई कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक सोशल साइंस है। अकाउंटिंग दोस्तों एक सोशल साइंस है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड भी है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसी के साथ डील करती है। दिस अकाउंटिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग, पहचाना जाता है, मीजर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी समाज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पहचानना, उसको मीजर कम्युनिकेट करना, ठीक है, एंटाइटी के द्वारा, बाय द बिजनेस एंटाइटी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहती है। द डिमांड फॉर सोशल अकाउंटिंग कब अराइज हुई थी, डिमांड इसकी अराइजेज फ्रॉम इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस, यानी लोगों में सोशल अवेयरनेस को, सामाजिक जागरूकता को पैदा करने के लिए, सोसाइटी में जागरूकता को पैदा करने के लिए सोशल अकाउंटिंग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डिमांड हुई थी दोस्तों। इट डिस्क्लोजेज द, ये क्या डिस्क्लोज करता है, इसके दो तरीके के पार्ट्स हैं, एक सोशल बेनिफिट डिस्क्लोज करता है और सोशल कॉस्ट डिस्क्लोज करता है। सोशल बेनिफिट का मतलब क्या है, सोशल बेनिफिट का मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ जो दोस्तों जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, हाउसिंग फैसिलिटी दी जा रही है, एजुकेशन फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की फैसिलिटी, और तरह तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है, और ये आता है सोशल बेनिफिट के अंदर। इसके साथ साथ सोशल कॉस्ट भी आती है, जैसे मे इंक्लूड सच मैटर्स एज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वही एम्प्लॉइज का शोषण किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन से रिलेटेड, या अनरीजनेबल टर्मिनेशन किया जाता है, ऐसे ही निकाल दिया, छटनी की जा रही है लोगों की, है ना, सोशल इविल्स, ये सब अराइज हुआ है किससे, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हुई थी जो कि सोशल कॉस्ट के अंदर रखी गई हैं दोस्तों। आगे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये भी एक ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी एचआर से रिलेटेड है ये। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज डील विद कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन क्या है, एक एसेट ही तो है दोस्तों, ह्यूमन एक क्या है, एक एसेट है, एक यूजफुल एसेट है, एक वैल्यूएबल एसेट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज कंसर्न विद, इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स, और ये रिलेटेड है किससे, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मशीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल आइटम है दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ अकाउंटिंग मेथड्स आर अप्लाइड, अकाउंटिंग मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, आर अप्लाइड टू इवेल्युएट द ह्यूमन रिसोर्स को भी इवेल्युएट किया जाता है मनी टर्म्स में, और साथ ही साथ एन अकाउंटिंग फॉर द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऐसी अकाउंटिंग है दोस्तों जो कि रिलेटेड है पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, तो वो कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आगे बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, यानी दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हैज ग्रोन इन रिस्पांस टू द डिफिकल्ट टैक्स लॉस। इस तरह की ब्रांच, अकाउंटिंग की ब्रांच ग्रो की जाती है इन रिस्पांस टू द डिफिकल्ट टैक्स लॉस, डिफरेंट टैक्स लॉस से रिलेटेड होती है। भैया आजकल तो क्या चल रहा है, आजकल जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स, आप लोगों को पता ही होगा। तो अकाउंटेंट को इन सभी की चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी टैक्स होते हैं, हर तरह के टैक्स की, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, अब तो जीएसटी है तो जीएसटी से रिलेटेड जितना भी इंट्रा जीएसटी, इंटर जीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी, कितने टैक्स स्लैब्स हैं, कौन कौन सा आइटम्स किस टैक्स स्लैब में आता है, 0, 5, 12, 18, 28%, कौन सा आइटम किसके अंदर रखा जाना है, इस सब की नॉलेज होनी चाहिए एक अकाउंटेंट को, और वो अकाउंटेंट की नॉलेज जो है वो टैक्स अकाउंटिंग के जरिए होती है। तो दोस्तों टैक्स अकाउंटिंग का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेंट को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आगे देख लेते हैं एनवायरमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग की जा रही है वो एनवायरमेंट अकाउंटिंग है। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग डील करती है अकाउंटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड अकाउंटिंग हो रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग हो रही है, उसको प्रिवेंट करने से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है वो एनवायरमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है।
अब आके नेक्स्ट ब्रांच है नेशनल रिसोर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नेशनल रिसोर्स से मतलब क्या, कि जो कि नेशंस की रिसोर्सेज से मतलब है, जो कंट्री की रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग है। जैसे कि वाटर रिसोर्स एक नेशन की रिसोर्स है, माइनिंग है, फॉरेस्ट है, ये सब नेशनल रिसोर्सेज कहलाती हैं दोस्तों। इट इज़ जनरली नॉट कंसर्न, पर ये रिलेटेड नहीं है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, रिलेटेड नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम क्या कहते हैं, GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है, तो उस पर बेस्ड नहीं होती है, इसी वजह से इसको अडॉप्ट ज़्यादा नहीं किया जाता है। सो अकाउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटीज एंड इज नॉट बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये डेवलप की गई थी किसके द्वारा, ये डेवलप की गई थी इकोनॉमिस्ट के द्वारा। जब नेशनल रिसोर्स की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स इट इज़ डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ तो हमने ब्रांचेस पढ़ ली, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। पर ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने तरह की होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो दो तरह की होती है दोस्तों, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी पोजीशन स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। यानी कि हर एक स्टेप अकाउंटिंग का, हर एक स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई भाई, रिकॉर्डिंग करने से। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। उसके बाद उसको क्या है, रिकॉर्डिंग करा गया, उसके बाद क्लासीफाई किया गया। ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। तो इस तरीके से पूरा लास्ट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बन जाता है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है जनरेट करती है कुछ इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूजर्स के लिए, जैसे कि इंटरनल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर है, उसकी भी बात मैंने आपको आगे बताई है। विच एनेबल्स देम टू टेक, जिनको अप्रोप्रिएट सही सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एक यूजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक यूजर होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स हैं उसको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के यूजर्स हैं उनको एक्सटर्नल यूजर्स कहा जाता है। अब इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ऑनर है, मालिक है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, ये सब क्या है, यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। और वहीं इन्वेस्टर्स की बात करें, यूनियन एंड एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स की बात करें, जो ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं, लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स की बात करें, कस्टमर, गवर्नमेंट की बात करें, ये सारे के सारे जो यूजर्स कहलाते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड भी दोस्तों एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम में, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसको देख लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो देखो, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। इसको मैंने बताया कि क्या होता है ये रिलायबिलिटी। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसा, विश्वसनीयता, ठीक है। तो इट मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल, जो जितने यूजर्स होते हैं वो एबल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। इट मस्ट बी, यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन पर डिपेंड कर सके। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उस पर वो रिलाई कर सकें, उस पर भरोसा कर सकें, उस पर विश्वास दिखा सकें। मस्ट बी फैक्चुअल, रियल होनी चाहिए और ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए बिजनेस का। ऐसा ना हो दोस्तों कि कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग कर दी गई। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यानी कि एक तरीके से अच्छे से पेश किया गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से पेश करने के लिए कई चीज़ों को छोड़ दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, और कहीं ना कहीं अच्छी रिपोर्ट बनाने के, तैयार करने के चक्कर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑनर के नज़रों में अच्छा बनने के लिए हमने कहीं ना कहीं अनरियल इमेज को शो किया बिजनेस की। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फैक्चुअल होनी चाहिए, रियल ट्रू होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, और शुड बी फ्री होनी चाहिए। किससे भाई, एरर से। जो जितने तरह का पक्षपात, बायस नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। तो ये होता है रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिव। आगे समझते हैं कि रिलीवेंस क्या है दोस्तों। तो रिलीवेंस का मतलब है रिलीवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स, यानी रिलीवेंट होनी चाहिए। रिलीवेंट का मतलब प्रासंगिकता कह दें इसको हिंदी में, मतलब कि अननेसेसरी, जितनी भी अननेसेसरी और इर्रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है
जो अनावश्यक इंफॉर्मेशन है, महत्वहीन इंफॉर्मेशन है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मतलब जो महत्वहीन है, सिग्निफिकेंट नहीं है उस इंफॉर्मेशन का, वो इंक्लूड नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि मटेरियलिटी वाले प्रिंसिपल में भी कहा गया है। मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस भी पढ़ाऊंगा आने वाली इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। नाउ टू बी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन के लिए मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाए। मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस यानी जो भी फॉरकास्टिंग हो रही है, जो भी भविष्य के इवेंट्स हो सकते हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसी कोई पॉलिसी आई गवर्नमेंट की तो हमें क्या स्टेप लेना है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। हमें कहीं ना कहीं हर पहलू को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हमें हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना पड़ता है जो कि बिजनेस के नज़रिए से यूजफुल होती है, और फीडबैक भी लेना पड़ता है साथ साथ। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आपने रिलीवेंस के बारे में पढ़ा। नाउ कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या? तुलनीयता, यानी कि तुलना की जा रही है। यूजर्स एबल होना चाहिए, योग्य हो टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको कंपेयर कर सके। टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को कंपेयर करने के लिए मस्ट बी बिलोंग टू ए कॉमन पीरियड, एक कॉमन पीरियड से होनी चाहिए। ना कि ऐसा ना हो कि दोस्तों कॉमन पीरियड का नहीं है या कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ नहीं की जा रही है। सपोज कर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड है तो कहीं एसएलएम मेथड यूज़ कर दिया, कहीं डब्ल्यूडीवी यूज़ कर दिया, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी। इस तरीके से अगर आप मेथड्स को चेंज करते रहेंगे, मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज करते रहेंगे, तो कंपेरिजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक यूज़र के लिए। कंपैरिजन देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन और दूसरा होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब जानते हैं कि इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कैसा होता है। देखिए इंट्रा फर्म कंपैरिजन यानी कि ऐसा कंपैरिजन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जा रहा है, और एक अकाउंटिंग पीरियड का दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के साथ तुलना किया जाना ही इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। मतलब विद इन दी फर्म, मतलब विद इन दी फर्म, फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन मतलब आंतरिक, ठीक है, जो कि भीतरी कंपैरिजन है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन किसी पीरियड का, एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ, पर कंपनी के अंदर ही इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आगे दूसरा है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या है? व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए पीरियड, जब कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियड इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, दूसरे की एंटरप्राइजेस से कंपेयर किया जाता है। यानी हम अपनी एंटरप्राइजेस का की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हमने रिपोर्ट्स वगैरह तैयार जनरेट की हैं, उस रिपोर्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे की कंपनी के साथ, दूसरे की एंटरप्राइज, दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऐसे कंपेरिजन को कहा जाता है इंटर फर्म कंपेरिजन। नाउ अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है? यानी कि समझ, आप समझ पा रहे होंगे कि इट इंप्लाइज दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द डिसीजन मेकर्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय देम इन द सेम सेंस इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। यानी कि यूजर जो है आसानी से समझ पाए जो आप समझाना चाह रहे हैं। यानी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने जनरेट की है, वो जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो आराम से उस इंफॉर्मेशन को सही से समझ सके और डिसीजन ले सकें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट था दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ इस बात को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। और सजेशन अगर कोई हुआ करे तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद और जय भारत।